हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमारे पास मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स हैं और इनकी 3 टाइप्स हैं। ओके जी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मशीन लर्निंग के 4 बेसिक आप कह लें लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, सेकंड वन इज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम और सेमी सुपरवाइज्ड भी यूज़ होता है, लेकिन तीसरा जो मेजर है उसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। ठीक हो गया। आज यानी कि आप समझ लें आपके लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा लाइक 1 घंटे के करीब, इट्स वेरी बेसिक, और बाद में उसको हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद उसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे, कोडिंग के थ्रू करेंगे। क्लियर हो गया। और आज ही आपको जो मशीन लर्निंग के सारे स्टेप्स है थ्रू वन बेसिक एल्गोरिदम हम उसको करेंगे। इस पर्टिकुलर कोर्स में मुझे आपको 2 तरह के एल्गोरिदम्स पढ़ाने हैं। द फर्स्ट वन इज सुपरवाइज्ड एंड सेकंड वन इज अनसुपरवाइज्ड। आज हम जो रिग्रेशन वाला पार्ट है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिग्रेशन आप में से कितने लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, वन वे और द अदर? बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है। किसने कभी भी नहीं पढ़ा, चाहे बहुत पहले भी ना पढ़ा हो, कभी भी नहीं पढ़ा किसने? ओके, सो वी हैव गुड नंबर। ठीक है। सो यहाँ से हम बेसिकली आज के लेक्चर में और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिग्रेशन को कवर करेंगे। सो लेट्स डिस्क्राइब व्हाट इज रिग्रेशन। मेरे पास इसकी ये स्लाइड यानी कुछ ऑलरेडी एक बना हुआ है इसकी नोटबुक। कैन एनीवन डिस्क्राइब व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? रिग्रेशन क्या होता है? कोई आप में से बताना चाहे व्हाट इज रिग्रेशन? कोई तो बताया जिसने पढ़ा हुआ है, जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल मुझे रिग्रेशन को डिस्क्राइब करना है ना, तो रिग्रेशन को मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। सो रिग्रेशन इज, आप कह सकते हैं इज एन एल्गोरिदम, आप इसको एल्गोरिदम कह लें कंप्यूटर साइंस में, और अ फार्मूला और अ टेक्निक, आप इसको कुछ भी कह लें। ये आप स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है? टेक्निक दैट इज यूज्ड टू ड्रॉ पैटर्न्स अमंग डेटा। यानी अगर आपके पास डिफरेंट डेटा के वेरिएबल्स हैं तो आपने उसमें क्या करना होता है, पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे, ये एक बुक है, ये बुक भी मैं शेयर कर दूंगा। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बुक है, ये बहुत बेसिक बुक है, हम ये अंडरग्रेड में इन जनरल पढ़ाते हैं। बट मैं आपको फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इफ़ यू लुक एट हियर, ये आपके पास डेटा है, सपोज करें ये ग्राफ है, इसे हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। ये आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे, एक वेरिएबल वाई एक्सिस पे है। तो यू कैन सी दीज रेड डॉट्स। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, डॉट्स हैं। रिग्रेशन बेसिकली क्या करेगा, ये जो आपके पास डेटा पॉइंट्स है ना, ये जो डॉट्स है ना, इनके दरमियान क्या करेगा, इट विल ट्राई कि वो क्या कर सके, एक ये पैटर्न ड्रॉ कर सके। सो दिस ग्रीन लाइन इज अ पैटर्न, कि इसने क्या किया है, जो आपके पास डेटा पॉइंट्स थे उनके अंदर क्या किया है, एक स्ट्रेट पैटर्न सा इसने ड्रॉ किया। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये बेसिकली जो अगेन जितने भी प्रेडिक्शन के एल्गोरिदम्स हैं, लाइक फ्रॉम वेरी, आप कह लें कि फंडामेंटल, कोई बहुत ही सिंपल जैसा रिग्रेशन से बहुत एडवांस, इवेंचुअली उनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि डेटा में से पैटर्न्स निकालना। इवेंचुअली जितने भी आपकी एआई जो है ना, जो आपके ये जो खास तौर पे प्रेडिक्शन के जितने एल्गोरिदम्स हैं, वो सारे क्या कर रहे होते हैं, पैटर्न मैचिंग या पैटर्न एक्सप्लोरेशन, वो सारे पैटर्न्स निकाल रहे होते हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये, और पैटर्न निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका जो है, ये हमारे पास ये क्या है, बेसिकली लीनियर रिग्रेशन का है। हमारा ज़्यादा, एवरीवन शुड हैव पेन और पेंसिल विद हिम और हर, बिकॉज पहले घंटा तकरीबन हम थोड़ा कॉपी पे काम करेंगे, हम बाकायदा इसको एक्चुअल में सॉल्व करेंगे बहुत छोटे डेटा सेट के लिए, बट देन विल डू द सेम विद कंप्यूटर, और फिर हम उसमें थोड़ा यानी एडवांस लेवल के बड़े डेटा सेट के लिए काम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। हम इसमें लीनियर रिग्रेशन से लेके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और आगे भी बात करेंगे। सो रिग्रेशन बेसिकली होता क्या है, अगेन इट्स अ प्रेडिक्शन टेक्निक। अ प्रेडिक्शन के थ्रू भी है, इट्स अ एल्गोरिदम और अ फार्मूला और अ स्टेटिस्टिकल टेक्निक, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप डेटा में से पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, और हम उन पैटर्न्स की बेस पर ही फॉर एग्जांपल हम प्रेडिक्शन करते हैं। पैटर्न्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें आजकल डॉलर का क्या पैटर्न है,
क्या आप उस पैटर्न की बेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते? सो इन जनरल फॉर एग्जांपल अगर पिछले एक महीने से डॉलर का ट्रेंड देखें या पैटर्न देखें तो वो क्या है, फॉर एग्जांपल अपवर्ड ट्रेंड है, तो बेस्ड ऑन पास्ट 30 डेज ऑफ डेटा और मे बी फॉर एग्जांपल पास्ट 1 ईयर ऑफ डेटा, इन जनरल उसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। तो जो इन्वेस्टर है, अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम पैसे बनाना चाहते हैं, तो बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा हम 30 डेज, 60 डेज, 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं यार कल भी डॉलर फॉर एग्जांपल बढ़ेगा। हम ये इन जनरल हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं, सही है, और उसके बेस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो पूरी दुनिया जो है आपकी सारी स्टॉक मार्केट पैटर्न्स पे चलती है। तो फॉर एग्जांपल जितने आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, इवेंचुअली उनका काम क्या होता है? इवेंचुअली उनका काम ये होता है कि कल मार्केट के क्या हालात होंगे, परसों क्या होंगे, शॉर्ट टर्म में क्या होंगे, लॉन्ग टर्म में क्या होंगे, यही होता है ना। और उसकी बेस पे वो क्या कर रहे होते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो अगेन पैटर्न डिटरमिन करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, जिसमें से एक जो बेसिक तरीका है वो क्या है? आपके पास रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है। एम आई क्लियर अबाउट दैट? तो ये एक तरीका है। आगे हम इस तरह से और भी बहुत सारे एडवांस जो है वो इसके तरीके पढ़ेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको और भी डेटा के पैटर्न्स दिखाता हूँ। ये भी एक पैटर्न है डेटा का, ये इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दैट पैटर्न, आप इसको बता सकते हैं ये पैटर्न कैन बी कॉल इट कि इंक्रीजिंग साइड पे है, डिक्रीजिंग साइड पे है, या न्यूट्रल है, किस तरह का ये पैटर्न है? it's a sort of a constant pattern. So constant means कि ना कि वैल्यू इंक्रीजिंग के मीन्स कि वैल्यू जो है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जांपल अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास वैल्यू क्या जा रही है? सेम ही जा रही है। ठीक हो गया? ये भी एक डेटा में पैटर्न होता है। ठीक हो गया कि पहले फॉर एग्जांपल वो कन्वर्ज थे, वो एक साइड पे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रहे हैं? डिस्पर्स हो रहे हैं। ठीक हो गया? अगेन हम इससे भी कुछ ना कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। डेटा में हमें इस तरह के पैटर्न्स भी मिलते हैं। वी हैव यू शेप और इनवर्स यू शेप पैटर्न्स भी मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रियल लाइफ में इस एग्जांपल दूं, सो व्हाट वी सी लाइक कैन मनी बाय सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस? तो अगर आप बहुत ही गरीब है ना, तो आप ज़्यादा जिस तरह आपके पैसे ज़्यादा होते जाएंगे आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती जाएगी। बट एट सर्टन पॉइंट मनी कांट बाय हैप्पीनेस फॉर यू गाइस। फॉर एग्जांपल फिर आप देखें कि बहुत सारे जो अमीर हैं वो भी ना खुश होते हैं, वो भी उनमें से भी लोग खुदकुशी कर लेते हैं, और बहुत सारे उनके इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन वगैरह। तो अगेन वी कैन से कि एक लेवल तक वो इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है, उसके बाद एक यू शेप ट्रेंड भी आ जाता है। तो आपको डेटा में बहुत तरह के डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स मिलते हैं। लाइक ये एक यू शेप है, इस तरह से ऑपोजिट यू शेप भी हो सकता है, सिर्फ इन्वर्स यानी इन्वर्स यू शेप आप कह सकते हैं। तो डेटा में ना बहुत तरह के पैटर्न्स होते हैं, और डेटा साइंटिस्ट का या मशीन लर्निंग वालों का इवेंचुअल काम क्या होता है? इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और इनकी बेस पे प्रेडिक्शंस करना। एम आई क्लियर अबाउट दैट? तो इवेंचुअली इस सारे कोर्स में आपका काम यही है कि आपने कॉम्प्लेक्स डेटा मीन्स जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं या मिलियंस ऑफ रोज हैं, और इसमें मे बी 20, 25, 30 कॉलम्स होंगे, और इतने बड़े मल्टी डायमेंशनल डेटा में से आपने पैटर्न्स निकाल लें। ठीक हो गया? छोटे लेवल के डेटा पे छोटा सा ग्राफ बना के हम बहुत तरह के पैटर्न्स देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन जनरल आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप पढ़ा होगा, इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा होगा, वो भी पैटर्न ही होता है। तो मे बी मैं अगर आपको एक और यहाँ पर दिखाऊँ एक और ग्राफ, सो दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न, यहाँ पे हमारे पास था। सो फॉर एग्जांपल दीज आर ऑल्सो पैटर्न्स इन द डेटा। सो दिस वन इज व्हाट वी कॉल पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऐसे ही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है। दिस वन इज ऑल्सो अ पैटर्न बट अनडिटर्मिनेबल पैटर्न, यानी हमें डेटा में नहीं पता चला ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वी कैन सॉर्ट ऑफ कॉल इट न्यूट्रल और नो अपेरेंट रिलेशनशिप, हमें यहाँ पर कोई यानी पैटर्न नहीं पता चल रहा। दिस वन इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर हो गई ये बात? तो ये तो बज़ाहिर ये बहुत सिंपल लग रहा है, अगर आपके पास बहुत छोटा डेटा हो और आपके पास 2 कॉलम्स हों तो ये पैटर्न्स निकालना बड़े आसान है। लेकिन फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा सेट लें और आज हम उसको देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स डेटा सेट निकालता हूँ कि जिस तरह से हमने उस दिन भी आपको दिखाया था। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपनी का डेटा है, सेल्स का डेटा सेट है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक हो गया? अगर 2 कॉलम्स होते तो उनका तो हम ग्राफ बना लेते, शायद हम 3D का भी 3D अगर 3 कॉलम्स होते उनका भी ग्राफ बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पर टेंस ऑफ कॉलम्स हों उनका ग्राफ तो नहीं बनता, इन जनरल उनका ग्राफ नहीं बनता।
और जहाँ पे रोज़ भी 1000, यहाँ पे 60,000 रोज़ है हमारे पास। अगर आपको अब इस डेटा में से पैटर्न निकालना है तो दैट्स द मेन टास्क ऑफ जो भी मशीन लर्निंग इंजीनियर है या मशीन लर्निंग वाले का काम है। बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स डेटा में से पैटर्न निकाल के हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे डेटा में फॉर एग्जांपल अगले दिन सेल क्या होगी, अगले महीने सेल क्या होगी, अगले सीजन सेल्स क्या होंगी। एम आई क्लियर अबाउट दैट? तो ये सारा काम, और ये सिर्फ डेटा इस फॉर्म में हो या इमेजेस के फॉर्म में हो या वीडियोस के फॉर्म में या ऑडियोस के फॉर्म में हो, वो सारा काम इवेंचुअली पैटर्न पे कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट इमेज क्या आएगा या नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, स्टफ लाइक दैट। एम आई क्लियर अबाउट दैट? तो इवेंचुअली रिग्रेशन में क्या होता है कि आपको पैटर्न ही बनाना होता है। सो अगेन अगर आप रिग्रेशन को अगर हम बेसिकली डिफाइन करें, इट्स एन एल्गोरिथम और अ फार्मूला और अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू ड्रॉ पैटर्न्स अमंग डेटा। पैटर्न मीन्स बिखरे हुए, कि आपके डेटा पॉइंट्स जो हैं वो एक प्लेन में कितने बिखरे हुए हैं। एम आई क्लियर अबाउट दैट? तो आपको ये स्कैटर ग्राफ, फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रीन लाइन ना भी होती, अगर आपके पास सिर्फ ये इस तरह से एक स्कैटर प्लॉट होता, सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर ग्राफ, अगेन ये वही आया, बट इस पे ग्रीन लाइन ना भी हो, स्टिल यू कैन सी कि इसमें कौन सा ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक हो गया? सो एवरीवन, अभी आपका टास्क क्या है? सिंपल, ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, एवरीवन ब्रिंग आउट अ पीस ऑफ पेपर। अभी करेंगे, आपने ना कमर्शियल्स और सेल्स का ग्राफ बनाना है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये जो नंबर ऑफ कमर्शियल्स है, सिर्फ 10 एंट्रीज हैं इसमें, इग्नोर द वीक। आपने नंबर ऑफ कमर्शियल्स का और सेल्स का ग्राफ बनाना है। x मीन्स के वो डेटा x एक्सिस पे आएगा, y मीन्स के वो डेटा y एक्सिस पे आएगा, एंड यू नीड टू ड्रॉ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट कैसे बनेगा कि जहाँ पर 2 और 50 यानी x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 50 जहाँ पर मिलेंगे ग्राफ में, वहाँ पे आपने एक डॉट ड्रॉ कर देना है। नहीं समझ लगी? जस्ट ट्राई टू मेक अ ग्राफ। x एक्सिस पे एक नंबर ऑफ कमर्शियल्स लिखें, उनकी वैल्यूज लिखें, उसका स्केल बनाएं। y एक्सिस पे सेल्स लिखें, उसका जरा एक स्केल बनाएं और एक छोटा सा स्कैटर प्लॉट बनाएं, वो जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया है। सो इन केस यू हैव एनी इशू, नहीं समझ लग रही, आस्क मी, रेज योर हैंड, मैं आपको ग्राफ बनाने में हेल्प करूंगा। अच्छा, जिन लोगों से बन गया ना, try to draw a nice line between, इस पे ट्रेंड की लाइन भी इस पे ड्रॉ करने की कोशिश करें। अगर आप लोग से डॉट्स लगाते हैं, इसके दरमियान एक नाइस लाइन जो कि सेंटर में से गुजरे। ओके, सो बेसिकली अगर आपने इसको सही किया है तो आपका जो डेटा पॉइंट्स हैं, इग्नोर दिस ग्रीन लाइन, आपके इस तरह के पैरेलल 5 इस तरह से डेटा पॉइंट्स बनने चाहिए। आपके इस तरह से मिलता जुलता ग्राफ बना, ऐसा ही है। और अगर आप उसके दरमियान से एक लाइन गुजारने की कोशिश करें तो वो इस तरह से कुछ बननी चाहिए। अगेन कुछ वेरिएशन आ सकती है क्योंकि हमने एग्जैक्ट स्केल तो यूज़ किया नहीं है। ठीक है? अच्छा, ये जो बेसिकली लाइन है ना, दिस लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, वी कॉल इट बेस्ट फिट लाइन। यानी ये ऐसी लाइन है जो कि डेटा में से सबसे यानी कि बेहतरीन तरीके से बीच में से गुजर रही है। अगेन हम डिफरेंट तरह की कुछ लाइंस भी, यानी हो सकता है एक और भी लाइन पास से गुजरती हो बट वो बेस्ट फिट ना हो, मींस वो डेटा में सबसे बेस्ट सूट ना कर रही हो। तो किसी भी प्लॉट के अंदर से एक ही बेस्ट मींस वो एक ही होगी, मींस वो जो बिल्कुल सेंटर से या जो स्ट्रेंड के लिहाज से वो बेहतरीन लाइन होगी, उसको वो डिपिक्ट कर रही होगी। क्लियर है ये बात? ओके, ये तो हमने किया ग्राफिकली, और ये अभी हमने किया सिर्फ 2 वेरिएबल्स का। अगर 5 वेरिएबल्स हों उनका तो ग्राफ नहीं बन सकता, 7 वेरिएबल्स हों, 10 वेरिएबल्स हों, तो उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे वो बताओ। अगर हमें बेस्ट फिट लाइन ही गुजारनी हो, लेकिन डेटा ये जो हमारे पास डेटा ना, वी कॉल इट 2D, 2 डायमेंशंस का है इसमें, एक x एक्सिस है, y एक्सिस है। 3D भी हम आराम से ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत से लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के 3D ग्राफ्स भी बन जाते हैं। बट अगर 5D डेटा हो, या 5D का मीन्स उस पर 5 कॉलम्स हैं या 10 कॉलम्स हैं, और उनके डेटा को हमने स्पेस में स्कैटर किया हो और उनके बीच में से हमने कोई बेस्ट फिट लाइन गुजारनी है, तो वो कैसे गुजारेंगे? मल्टीपल डॉट्स, प्लॉट एक ही बनेगा, बल्कि बेसिकली वो प्लॉट बनता नहीं है। अब ये एक पहला क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले आपके ख्याल में ये तो हमने यानी किया ग्राफिकली, लेकिन अगर हमने इस लाइन को मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हाँ, बेसिकली इसकी एक इक्वेशन होती है, वो अभी आप सीखेंगे। और अभी आप, अगर आपने इस ट्रेंड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो बेसिकली क्या होगा, उसकी एक इक्वेशन है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अभी आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे भी। सो बेसिकली दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, या आई डोंट नो आप लोगों से पढ़ा जा रहा है कि नहीं। सो वी कॉल इट y इक्वल्स टू बीटा नॉट, इसको इस तरह ही लिखें और इसको नोट करें, और अभी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे।
बीटा नॉट प्लस बीटा वन प्लस एप्सिलॉन, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन प्लस एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन इज लाइक, मैं आपको बताता हूँ ये है कि इसको जस्ट नोट कर लें। दिस इज इट मे सीम डिफिकल्ट बट ये डिफिकल्ट है नहीं। सॉरी, e इज एप्सिलॉन, ये जो ग्रीक लेटर है। तो यह बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन, यानी वो चीज़ जिसको आप आपने ग्राफिकली देखा, अगर आपने इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे। कंप्यूटर्स बेसिकली मैथमेटिकली काम करते हैं, यानी बैक एंड पे कंप्यूटर ने अगर रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो वो इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करेगा जो नीचे लिखिए, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। एवरीवन, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो इक्वेशन है ना बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन, अगेन डोंट गेट टू मच फ्राइटेंड, ये बज़ाहिर टर्म्स बड़ी मुश्किल लगती हैं, आसान है। इसमें मैंने लिखा हुआ था, अब यहाँ पे बीटा नॉट जो मैंने लिखा हुआ था, बीटा जीरो मैं लिख रहा हूँ उसको, ये बेसिकली क्या होता है, वी कॉल इट अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है और इसको जो है हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। आपको पता है इंटरसेप्ट क्या होता है? इन जनरल इंटरसेप्ट क्या होता है? नहीं, इन जनरल इंटरसेप्ट, आपको पता है फुटबॉल में जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से बॉल छीनता है तो वो इंटरसेप्ट होता है, यानी जहां पर आप टकराते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन में देखें ना, तो ये ग्रीन लाइन जिस पॉइंट पे पीछे जाके टकराएगी ना, यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को पीछे यानी इंटरपोलेट करूँ, पीछे को लेके जाऊँ, तो ये लाइन जिस पॉइंट पे जाके टकराएगी वो उसका क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा। समझ लगी है? नहीं, ये वाई पे ही सिर्फ टकराएगी। देखें, ये जो इसकी इक्वेशन जिस तरह से डिजाइन की गई है ना, वो बेसिकली उसका जो इंटरसेक्शन है, या तो यानी वो मैक्सिमम या तो जीरो पे चली जाएगी या वो जीरो से ऊपर ही रहेगी। ये इस तरह से नहीं होगा कि वो यानी कि इस तरफ से आ रहे, नहीं समझ लगी? अगर वो जाएगी भी, फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं ना कि अगर ये फॉर एग्जांपल इस साइड पे आ जाए, डाटा पॉइंट्स इस साइड पे आ जाएं, तो बेसिकली ना फिर वो माइनस वाई में चली जाती है, नहीं समझ लगी? हम उसको फिर एक्स को भी क्रॉस करवा के ना फिर वाई के, क्योंकि इक्वेशन हमने वाई के लिहाज से लिखनी है, नहीं समझ लगी? अगर हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, हाँ, इसका वाई इंटरसेप्ट होता है, हाँ हाँ, तो सर वो फिर पहले एक्स को क्रॉस करेगी। हाँ एग्जैक्टली। वो अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरसेप्ट, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपके पास ना लाइन ऐसे है, अगर आपके पास लाइन ऐसे है ना, तो वो क्या करेगी, वो एक्स को भी क्रॉस करके ना जो नीचे वाई की जो भी वैल्यू माइनस में होगी ना, वो वहां पे जाके इंटरसेप्ट करेगी। बट इंटरसेप्ट जो डिफाइन होता है वो वाई के लिहाज से होता है। क्लियर होगा? तो ये बेसिकली, तो यहाँ पर जो बीटा नॉट है जो मैंने अभी लिखा, दैट इज इंटरसेप्ट वैल्यू, और बीटा वन इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसे हम क्या कहते हैं, जो बीटा वन है इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। और जो आपके पास एप्सिलॉन मैंने लिखा है, ई जिसे मैंने लिखा हुआ है, इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। ये बेसिकली एरर टर्म होती है, एरर टर्म उसे आप कह लें, ये सब रेजिडुअल भी कहते हैं। जो कोफिशिएंट होता है इसको हम स्लोप भी कहते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है इससे पहले, कौन इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ा, कैलकुलस जो पढ़ा है उसमें आपने स्लोप पढ़ा आप लोगों ने? उसमें चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, बेसिकली वो स्लोप होती है डेरिवेटिव्स में। तो बेसिकली बीटा नॉट इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं इन तीन चीज़ों को, इस पर्टिकुलर, बल्कि नीचे मेरे पास एक बनी हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ सो दैट विल बी मोर क्लियर। ये सारी थ्योरी है, अगेन जितना समझें उतना बेहतर है। ये सारा काम एक्चुअल में कंप्यूटर आपके लिए कर देता है, लेकिन अगेन एक अच्छे, अगर आपने मशीन लर्निंग का एक अच्छा यानी कि आपको समझ है आनी चाहिए, यानी तो आपको इसके पीछे जो स्टैटिस्टिकल काम है उसको आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये काम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यू विल लर्न 2 लाइन्स ऑफ कोड और ये कंप्यूटर सारा कुछ आपके लिए कर देगा। बट अगेन बेहतर ये है कि आपको यानी कि पता हो कि बैक एंड पे हो क्या रहा है, इसलिए इसका समझना बड़ा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में यानी कि इन जनरल जिस तरह इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उस पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ओके, सो अगेन इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे इसमें इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है? मींस ये जो हमने जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, वो पैटर्न की जो लाइन है वाई एक्सिस में कहाँ पे मिल रही है, वो आपका इंटरसेप्ट पॉइंट है। अगेन इंटरसेप्ट मींस कि जो पैटर्न की लाइन किस पॉइंट पे जाके वाई एक्सिस से मिल रही है। एम आई क्लियर अबाउट दैट? बिकॉज इंटरसेप्ट की बेस पे हम आगे अपने जो पैटर्न को डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्लोप, स्लोप बीटा वन, यानी जो इसका स्लोप कहते हैं, जिसे हम कोफिशिएंट भी मैंने आपको लिखवाया है, वो होता है कि इस लाइन का स्लोप क्या है। दिस इज लाइक चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। मैं इसमें मजीद नहीं जा रहा, बट स्लोप मीन्स इस लाइन का स्लोप क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल लाइन स्टीप, हाँ इस बात का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये लाइन फॉर एग्जाम्पल ये लाइन जो है यहाँ से भी तो ड्रॉ हो सकती है ना 100 से,
ये लाइन जो है 40 से भी ड्रॉ हो सकती है, बट जो बेस्ट फिट लाइन है वो किस पॉइंट से स्टार्ट होगी? वो 60 से स्टार्ट होगी, नहीं समझ लगी? टाइम इज 0 राइट? सॉरी, एक्स एक्सिस 0 है। हाँ एक्स एक्सिस 0 है, Where it is beginning from, yeah. एग्जैक्टली एक्स एक्सिस 0 है, यानी आपकी जो बेस्ट फिट लाइन है वो किस पॉइंट से स्टार्ट होगी, बेसिकली उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। नहीं, यही क्वेश्चन था आपका। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये बीटा नॉट, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, अगर ये बीटा नॉट सही ना होना तो आपकी लाइन तो फॉर एग्जांपल मैं लाइन तो 40 से भी गुजार लूंगा, लेकिन वो बेस्ट फिट नहीं होगा, वो फिट होगा सिर्फ। अगर आपने बेस्ट, जिसे हम कहते हैं ना ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू, के बेस्ट वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है अपने पैटर्न में तो आपको 60 से ही मिलेगी। अब मैं 40 से भी इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इसको 80 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लाइन 80 से भी गुजरेगी, लेकिन वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगी। ऑप्टिमाइज्ड मीन्स वो बेस्ट फिट नहीं होता। तो हमें पैटर्न में ऐसी लाइन ड्रॉ करनी थी जो कि बेस्ट फिट हो। तो अगेन उसके लिए हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है जहाँ से वो बेस्ट फिट लाइन गुजरती है। इस मशीन लर्निंग में OLS रहेगा, लेकिन इसमें एडवांस लेवल की थोड़ी चीज़ आएगी। अगेन बैकएंड में भी OLS करवाना भी है मैंने आपको। बट जो आप पूछ रहे हैं ना कि हमने 60 पे क्यों गए हैं, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन, और स्टार्टिंग पॉइंट जो बेस्ट फिट लाइन का है वो कौन सा है? 60 है। हम 40 से भी गुजार सकते हैं, हम 80 से भी गुजार सकते हैं, 120 से भी गुजार सकते हैं, बट वो बेस्ट नहीं होगा। एम आई क्लियर? ओके, सो बेसिकली अच्छा, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। मैं आपको एक सिंपल फार्मूला करवाऊंगा, छोटा सा आपको डेटा सेट दूंगा। आपने ये एक्चुअल में कैलकुलेट करना है कि कंप्यूटर बीटा नॉट कैसे कैलकुलेट करता है और कंप्यूटर कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है। बहुत छोटे डेटा सेट पे मैं आपको फार्मूला लिख के देता हूँ, अभी आप करेंगे और इसको करना ज़रूरी है, बिकॉज इसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, आपको समझ लग जाएगी कि कंप्यूटर बड़े लेवल पे कैसे कैलकुलेट करता है। एम आई क्लियर? हाँ हाँ। ओके, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? इसकी इंटरप्रिटेशन इन जनरल, पहले इंटरप्रिटेशन ये है, सो फॉर एग्जांपल एवरीवन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी हम इसको करते हैं, पहले इसके इंटरप्रिटेशन पे ही बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको एक इक्वेशन लिखवाई है ना, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स। आप क्या करें, उस बीटा नॉट और बीटा 1 के अंदर ना जरा ये वैल्यूज तो पुट करें। सो हमारी इक्वेशन कैसे चेंज होगी? अभी मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई है, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स लिखवाई है ना, तो बीटा नॉट की जगह क्या आ जाएगा? 60, और बीटा 1 की जगह क्या आ जाएगा? 5। तो बेसिकली वो इस तरह की इक्वेशन बनेगी, यहाँ लिखी भी हुई है y हैट इक्वल्स टू 60 प्लस 5x, ऐसे ही है। इसका फ़ायदा क्या है, इक्वेशन हमें क्या आई है? सो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ना स्टूडेंट की पॉपुलेशन है और सेल्स है। अब हमारे पास ना फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट की कोई नई वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें, कोई नई वैल्यू आ जाती है कि अगर हमारे पास 10 वैल्यू हो तो हमारी सेल्स कितनी होंगी। तो आप क्या करेंगे, आप उस इक्वेशन में x जो था उसकी जगह 10 लिखेंगे तो आपको सेल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये प्रेडिक्शन में यूज़ होता है। जो आप कहते हैं ना इंपॉर्टेंस क्या है, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नई x एक्सिस पे वैल्यू आई है और आप देखना फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पॉपुलेशन अगर 10 हो तो हमारे पास y की क्या वैल्यू, सेल्स की क्या वैल्यू होगी, तो वहाँ पर हम इस इक्वेशन को यूज़ करके सेल्स की वैल्यू निकालेंगे। द पॉइंट इज, ये सारी इक्वेशन प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होती है कि अननोन जो हमारे पास अगर कोई नई वैल्यू आती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम एक नई प्रेडिक्टिव वैल्यू फाइंड करते हैं। ये इंपॉर्टेंस है जो आप पूछ रहे थे। क्लियर है? ये स्लोप है बेसिकली। स्लोप का एक फार्मूला होता है, राइज ओवर रन होता है। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, हम इसको करने लगे हैं। वेट करें एवरीवन, आपके पास अब आप लोगों ने पूछ लिया है तो लेट्स डू दैट। मैं आपको कोई छोटा सा डेटा सेट देखता हूँ, इसी का ही करते हैं। एवरीवन, इट्स आई डोंट नो 20 मिनट्स एक्टिविटी। जस्ट नोट, इस डेटा सेट को नोट करें अपने पास अपनी कॉपीज में। आई नो ये शुरू में थोड़ा कमरसम लगेगा, बट आई गेस इट्स वर्थ डूइंग, ताकि आपको अंदाज़ा हो। अगेन बाद में ये काम सारा कुछ कंप्यूटर आपके लिए कर लेता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें x भी है और y भी है। ये ज़रा डेटा सेट नोट कर लें, फिर आप एक्चुअल में बीटा नॉट खुद कैलकुलेट करेंगे, बीटा 1 खुद कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको समझ लगेगा ये सारा प्रोसेस होता कैसे है। ओके, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ दो। ओके, ये दो फार्मूलाज आप कह रहे थे ना, बीटा 1 कैसे कैलकुलेट होता है, बीटा नॉट कैसे कैलकुलेट होता है। ये दो फार्मूलाज लिखे हैं। एवरीवन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट बीटा 1। जरा देखे सही आप, कैन यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन? हर वैल्यू में से आपने x के एवरेज को माइनस करना है।
फिर इस तरह हर y की हर वैल्यू में से आपने y के एवरेज को माइनस करना है। एक्सेल पे कर लें, अगर आपको नहीं समझ एक्सेल पे बेशक कर लें, बट डू इट, एक्सेल पे करें। B1 कैलकुलेट करें, बीटा नॉट कैलकुलेट करें। जिसको नहीं पता कैसे करना है इंडिविजुअली आप बेसिकली आप क्या करेंगे, x के कॉलम की एवरेज लेंगे और हर वैल्यू में से उसको माइनस करेंगे, हर वैल्यू में से x की हर वैल्यू से एवरेज को माइनस करेंगे। मैं आपको एक प्रोबेबली आई कैन गिव यू एन ओवरव्यू। सो ये ऐसे होगा, ये ऐसे, दिस इज द सॉल्यूशन भाई, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास x की वैल्यूज है, y की वैल्यूज है, मैं पहले एवरेज कैलकुलेट करूंगा, हर वैल्यू में से x की हर वैल्यू में से एवरेज को माइनस करूंगा। इस तरह y की हर वैल्यू में से y के एवरेज को माइनस करूंगा, फिर उनको मल्टीप्लाई करूंगा। स्टफ लाइक दिस, डू इट ऑन एक्सेल, बट डू इट स्टेप बाय स्टेप। नहीं समझ लगी? x के कॉलम की मैं एवरेज लूंगा, जो भी आती है, x की हर वैल्यू में से इसको माइनस करूंगा, इस तरह y की हर वैल्यू में से माइनस करूंगा। B1 की वैल्यू 5 आनी चाहिए, B0 की 60 आनी चाहिए, हर एक की। B1 5 है और B0 60 है। ये फार्मूला है इनके। ओके जी, बस यहाँ से अगेन जिससे नहीं भी हुआ अपने इर्द गिर्द वालों से पूछ लेना। बट इस सारी एक्टिविटी का मकसद ये था कंप्यूटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इस ऑप्टिमल लाइन को। सो अब आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि जब कंप्यूटर्स को इस तरह की वैल्यूज मिलती हैं x और y की, तो हाउ डज कंप्यूटर कैलकुलेट द बेस्ट फिट लाइन, हाउ डज कंप्यूटर कैलकुलेट बीटा नॉट कैसे कैलकुलेट करता है, बीटा 1 कैसे कैलकुलेट करता है। तो ये बेसिकली फार्मूला है जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो बेसिकली बीटा नॉट कैलकुलेट करता है और बीटा 1 कैलकुलेट करता है। कब? जब सिर्फ अगर दो कॉलम्स हों। अभी आपने दो कॉलम्स पे काम किया x और y पे, लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम्स हों, 3 4 5 कॉलम्स हों, फिर कैसे कैलकुलेट होता है, अभी हम उस पर डिस्कशन करते हैं। सो डिड यू गाइस इन जनरल गेट द आइडिया कि अब आपको पता चला बीटा नॉट 60 क्यों आया और आपको ये पता चला कि बीटा 1 5 क्यों आया। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ये बेसिक फार्मूला था रिग्रेशन का। और ये जो आपके पास एक इक्वेशन आई है, इसे हम रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन क्या करती है? बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करती है, बेस्ट फिट लाइन। ठीक हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन है इससे जो हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टू डू, अभी हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। व्हाट टू डू जब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हों। क्या आप इस जो भी आप अभी आपने फार्मूला यूज़ किया है, क्या आप इस तरह के कॉलम पे ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कस्टमर की का कॉलम है, बल्कि और देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉलम है यूनिट प्राइस का, आपके पास एक कॉलम है एक और एक्सटेंडेड अमाउंट का, आपके पास एक कॉलम है ऑर्डर क्वांटिटी का, आपके पास एक कॉलम है यूनिट प्राइस का। 4 कॉलम्स है फॉर एग्जांपल आपके पास। अब आपने इन चारों की बेस पे प्रेडिक्शन करनी है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। जो मेरा क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है कि इन जनरल आपके पास जो फार्मूला होता है, आप जो फॉर एग्जांपल अगर आप रिग्रेशन का फार्मूला देखें बीटा नॉट और बीटा 1 का, वो फार्मूला जो है उसमें बेसिकली 2 ही कॉलम्स के लिहाज से बनाया गया है कि आपके पास एक x का कॉलम होगा, एक y का कॉलम होगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको बीटा नॉट मिल जाएगा, आपको बीटा 1 मिल जाएगा। व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल कॉलम्स। अच्छा, यहाँ पर इन जनरल जो है ना, इसको हम डायमेंशंस भी कहते हैं। कंप्यूटर साइंस में जितने कॉलम्स होंगे डेटा में, उतनी डायमेंशंस होती हैं। सो 1 कॉलम मींस 1 डायमेंशन। अगर आपके पास 2 कॉलम्स हैं, जिस तरह यहाँ पे x और y था, तो वो 2D डेटा है। अगर आपके पास 3 कॉलम्स हैं, या जिस तरह आपके पास 4 कॉलम्स हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी ये हमारे पास 5 कॉलम्स हैं जिन पे हमने कैलकुलेशंस अप्लाई करनी है, तो हम कहेंगे हमारे पास डेटा क्या है? 5D है। यानी कंप्यूटर को इन 5 कॉलम्स के बीच में एक बैलेंस या एक बेस्ट फिट लाइन गुजारनी है। नहीं समझ लगी? तो आपने, इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ डेटा, क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स के दरमियान से भी कैलकुलेशंस करके एक बेस्ट फिट लाइन या एक बेस्ट फिट प्लेन गुजार सकते हैं। समझ लगी इस बात की? तो सो कॉलम मींस 1 कॉलम मींस 1 डायमेंशन। तो हम अगर तो हमारे पास 2D डेटा होता है, 2 डायमेंशनल डेटा होता है, तो हम आराम से वो बीटा नॉट बीटा 1 लगा लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 5 डायमेंशनल डेटा हो, 5 कॉलम्स, 6 कॉलम्स, 10 कॉलम्स, फिर ये फार्मूला तो नहीं लग सकता जो हमने आपने किया है। फिर कैसे अप्लाई होता है? एनीवन कैन आंसर दैट? हाँ, तो फिर ये फार्मूला कैसे लगेगा? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, नहीं वैसे आंसर नहीं है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं। अभी तक जो आपने जब व्हेन, इसको आप नोट कर लें, व्हेन एवर वी हैव
मल्टीपल, इसे मैंने फीचर्स कहा था, मल्टीपल फीचर्स यानी एक से ज़्यादा हमारे पास फीचर्स हों, या आईवीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, या कॉलम्स हों, तो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। जो जब एक ही बेसिकली होता है तो उसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अभी आपने जो यानी इक्वेशन वगैरह सॉल्व की है वो किस चीज़ की थी? सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल आईवीज या मल्टीपल आपके पास कॉलम्स आ जाते हैं, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब मल्टीपल को आपने कैसे सॉल्व करना है, ये एक, अब ये मैं इस पर खुद बड़ा सोचता था, बट देन मैंने इसकी ये पूरी नोटबुक बनाई हुई है। जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है ना, तो उसमें आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। जहाँ पर आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि एंड पे जहाँ पे बीटा नॉट और बीटा वन था ना, पहले आपकी इक्वेशन क्या थी? बीटा नॉट प्लस बीटा एक्स वन एक्स जो भी था। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जितने आपके पास कॉलम्स होते हैं ना उतने एक्स बन जाते हैं। सो एक्स वन उसके कोफिशिएंट वैल्यू होगी, कॉलम टू उसको हम x2 कह देंगे, उसके कोफिशिएंट वैल्यू होगी, कॉलम 3 उसको हम x3 कह देंगे, उसकी कोफिशिएंट वैल्यू। यानी जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फीचर्स होंगे ना, आपका फार्मूला अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इसको समझ लगी है इसकी? तो ये आपका फार्मूला मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है ना, तो इस तरह से चेंज हो जाता है। द क्वेश्चन इज कंप्यूटर्स जब मल्टीपल कॉलम हो तो ये बीटा नॉट या बीटा वन कैसे या बीटा टू कैसे कैलकुलेट करते हैं? वहाँ पर आ जाते हैं आपके मशहूर ज़माना मैट्रिसेस। बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है, जो आपका फॉर एग्जांपल पहले तो आपके पास एक कॉलम था ना, जब आपके पास x में 4-5 कॉलम आ गए ना, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उसका मैट्रिक्स बना लेगा। समझ लगी है? तो आपका जो कॉलम है, पहले तो आपने जब एक कॉलम में आप डील करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? आप सिंपल वो फार्मूला लगाया बीटा नॉट बीटा वन जो आपने किया, और आप बड़े आराम से वैल्यूज ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल डेटा आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशंस पे आ जाएं, तो फिर आप क्या करते हैं? आपका वो जो आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनका यहाँ पे क्या बन जाता है? एक अलहदा से एक मैट्रिक्स बन जाता है। इस तरह से आपके y का भी मैट्रिक्स बन जाता है। मैं इसकी कैलकुलेशंस करवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, यू शुड कीप इट इन माइंड कि वो तो जब मल्टीपल आपके पास कैलकुलेशन मल्टीपल कॉलम्स आ जाते हैं, तो हम वो सिंपल फार्मूला से किस में चले जाते हैं? मैट्रिक्स मोड में चले जाते हैं। और यही मैट्रिसेस का काम होता है। मैट्रिसेस आर वेरी वेरी एफिशिएंट विद मल्टी डायमेंशनल कैलकुलेशन, कि आपके पास मल्टीपल आईवीज हैं और आपने उसमें से एक बेस्ट फिट लाइन गुजारनी है, तो हम कैलकुलेशंस कौन सी करेंगे? मैट्रिक्स कैलकुलेशन करेंगे। अगेन ये हम जो ह्यूमन बीइंग है बहुत छोटे लेवल पे कर सकता है, ज़्यादा लेवल पे करने के लिए मशीन्स हैं, जैसे यह काम हम मशीन्स के थ्रू ही करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि बैक एंड पे जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो रहा है तो कैलकुलेशन किस तरह से हो रही होती है। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी मैट्रिक्स में भी ना फिर ये बीटा नॉट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ये जो फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा था, वो फिर x और x इन्वर्स, यानी ये मैट्रिसेस का इन्वर्स है, उस तरह इसमें ये फार्मूला चेंज हो जाता है। नहीं समझ लगे किस बात की? तो ये बेसिकली इस तरह से हो जाता है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट जब आप मल्टीपल लेवल पे डील करते हैं तो आपके पास वही जो सिंपल फार्मूला है वो मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगेन चूंकि वो मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो गया, तो जो उसके फार्मूलाज हैं वो भी अकॉर्डिंगली मैट्रिसेस में बनते हैं। ये बेसिकली दिस इज आई डोंट नजर आ रहा है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ये मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। बीटा नॉट क्या? हाँ, वो बेसिकली ये है, ये बेसिकली फार्मूला है। y बार इज y मीन एवरेज, यस, स्लोप है वो इस। हाँ, ये एक पॉइंट पे होती है, बट जब अपनी बेस्ट फिट लाइन गुजारनी होती है ना, उस लाइन की स्लोप आप जिस मर्जी पॉइंट पे लेंगे वो यही निकलेगी, 5 ही निकलेगी। ओके, सो ये बात क्लियर हो गई। हमें ये भी पता चल गया कि जब मल्टीपल कॉलम्स होते हैं तो हम यही काम मैट्रिसेस के थ्रू करते हैं और मैट्रिसेस के थ्रू कैलकुलेशंस होती हैं। ओके, 3 चीज़ें ना आपने इसमें जहन में रखनी है। सो लेट मी शो यू। मेरे पास एक आई गेस यहाँ पे एवरीवन जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ये मैं आपको बुक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखें, एवरीवन जस्ट फोकस हियर। ये आपके पास जो डॉट्स है ना, इनको हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, यानी जो एक्चुअल डेटा है। ये जो ग्रीन वाली हमारे पास लाइन है, इसे हम कहते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक हो गया? ये डॉट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्चुअल वैल्यू। और जो ग्रीन हमारे पास लाइन के थ्रू यानी आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिक्टेड वैल्यू। एक्चुअल में और प्रेडिक्टेड के दरमियान जो फ़र्क होता है ना, उसको हम एरर कहते हैं।
और हर जगह आपको हर प्रेडिक्शन में कोई भी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, आपको उसमें हमेशा एरर मार्जिन ज़रूर मिलता है। तो आपके एक्चुअल में फॉर एग्जांपल ये डॉट है और ये ग्रीन इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, तो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो बेसिकली हमारा क्या है, एरर है। वो बेसिकली क्या है, हमारा एरर। तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी होती है, क्योंकि आगे एरर सम ऑफ स्क्वायर और एक्सप्लेन्ड वेरियस और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जब स्टैट के कोर्स में पढ़ोगे, इसलिए मैं बाकी छोड़ रहा हूँ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास एक प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है जो एक लाइन के थ्रू आ रही है, आपके पास एक एक्चुअल वैल्यू हो रही है, और आपके पास इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम एरर कहते हैं। बेस्ट एल्गोरिदम वही होता है, बेस्ट प्रेडिक्शन वही होती है जिसमें एरर सबसे कम हो। सो इवेंचुअली मशीन्स का फोकस क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर में भी क्या होता है कि आपने वो प्रेडिक्शन सबसे अच्छी है जिसमें एरर होगा ज़रूर, लेकिन जिसमें एरर सबसे कम हो, इसलिए हम उसको बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। इसको हम बेस्ट फिट इसलिए भी कहते हैं कि उनके दरमियान जो एरर है ना डॉट्स के दरमियान, वो सबसे कम होता है। एम आई क्लियर? तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, इसको नोट कर लें, एवरीवन जस्ट नोट इट डाउन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेडिक्शन मॉडल इज टू गेट, यू कैन से, मिनिमम एरर। यानी कि आप जब प्रेडिक्शन करें तो आपके पास जो एरर जो है, इसको एरर भी कहते हैं, इसको लॉस भी कहते हैं, और इसको रेजिड्यू भी कहते हैं, कोई तीन मल्टीपल वर्ड्स यूज होते हैं। आपको ये सबसे कम चाहिए, तो जिसमें एरर सबसे कम होगा वही बेस्ट प्रेडिक्शन होगी। डिड यू गाइस गेट दैट? रिग्रेशन की इक्वेशन में एप्सिलॉन एरर को इंडिकेट करता है, तो हमें एप्सिलॉन जो था वो हमें वो सबसे कम चाहिए, कम से कम चाहिए। डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, सो बेसिकली मेरे ख्याल में थ्योरी के लिए इतना काफ़ी है। आप हम एक्चुअल में एक डेटा सेट बनाएंगे छोटा सा, और हम उस पर एक्चुअल में, सो लेट मी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, एक्चुअल में उस पर रिग्रेशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे, और आपके पास यहाँ पर ये कांस्टेंट, ये आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये वो बीटा नॉट ही होता है, और ये आपका बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हैं। तो ये वही काम जो आपने भी मैनुअली किया है, हम इसको मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं बाय राइटिंग, आई डोंट नो, फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। एम आई क्लियर अबाउट?